डियर लर्नर्स, अपक्षय यानी वेदरिंग चट्टानों को तोड़ देता है। अपक्षय एक तरह से चट्टान के विघटन या अपघटन की प्रक्रिया है। चट्टानों के अपघटन की यह प्रक्रिया यांत्रिक यानी फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल और जैविक यानी बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। अपक्षय या अपक्षयण की प्रकृति और तीव्रता भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। शेल संरचना, जलवायु, स्थलाकृति और वनस्पति कारक सम्मिलित रूप से अपक्षय के प्रकार और उसकी दर को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। चूंकि इन चारों कारकों के संयोग यानी कॉम्बिनेशंस स्थान स्थान पर भिन्नता लिए हुए होते हैं, अतः अपक्षयण की प्रकृति और तीव्रता भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। अनेक संधियों वाले शेल जल, वायु और वृक्षों की जड़ों आदि के प्रवेश को सुगम बनाते हैं और इनका यांत्रिक विघटन भी अधिक होता है। तो क्षैतिज संस्तर वाले शेल विघटन और अपघटन की प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं, जबकि ऊर्ध्व यानी वर्टिकल संस्तर वाले शेल तुषार और हिम की क्रिया से शीघ्र खंडित हो जाते हैं। डियर लर्नर्स, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अपक्षय को अपरदन नहीं समझना चाहिए। अपरदन अपक्षयित या उपलब्ध शेल सामग्री का एक स्थान से दूसरे स्थान होने वाला यांत्रिक परिवहन है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है। यह यांत्रिक परिवहन नदी यानी बहते हुए जल, समुद्री जल, हिमनद यानी ग्लेशियर, पवन यानी विंड द्वारा अथवा वृहत संचलन यानी मास मूवमेंट और अर्थ फ्लो या रॉक फॉल्स आदि के रूप में होता है। अपक्षय और अपरदन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अपक्षय और अपरदन के संयुक्त प्रभाव को अनाच्छादन यानी डिन्यूडेशन कहते हैं। आपको यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि अपक्षय की सभी प्रक्रियाओं में ऊर्जा यानी एनर्जी का उपयोग होता है। अपक्षयित चट्टान को रेगोलिथ कहा जाता है, जो तलछट यानी सेडिमेंट्स या आप हिंदी में इसे अवसाद कह दीजिए, अवसादों का एक प्रमुख स्रोत है। अधिकांश चट्टानें गहराई में अत्यधिक ताप एवं दाब की दशाओं में बनती है और इन दशाओं के अंतर्गत उनके खनिज स्थिर होते हैं। लेकिन वही चट्टान जब धरातल पर अनावृत यानी एक्सह्यूम्ड होती है तो ताप एवं दाब में परिवर्तन के कारण अस्थिर हो जाती है। चट्टानें जब ताप, जल और वायु के संपर्क में आती है तो अपक्षय की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। साथ ही वनस्पति के संपर्क में आने से जैविक अम्लों की उत्पत्ति भी चट्टानों के अपक्षय को प्रोत्साहित करती है। उपरोक्त दशाओं में कुछ खनिज ब्रेकडाउन होकर नए तथा अधिक स्थिर खनिजों का निर्माण करते हैं, जैसे मृत्तिका, जिसे अंग्रेजी में क्ले कहते हैं। भौतिक अपक्षय गर्म और आर्द्र पर्यावरण में अधिक प्रभावी होता है, जबकि रासायनिक अपक्षय शीत और शुष्क पर्यावरण में ऊपरी तौर पर अधिक प्रभावी होता है। सामान्यतः अधिकांश स्थानों पर भौतिक और रासायनिक यानी फिजिकल और केमिकल वेदरिंग दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संचालित होती हैं और ये निर्धारित करना कठिन होता है कि कितना अपक्षय भौतिक है और कितना रासायनिक है। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। डियर लर्नर्स, एक हथौड़ा लीजिए और एक चट्टान को टुकड़ों में तोड़ दीजिए। यह यांत्रिक अपक्षय का उदाहरण है। यांत्रिक या भौतिक अपक्षय में यांत्रिक या भौतिक बल चट्टानों के फ्रैक्चर्स या संधियों के सहारे कार्यरत रहकर उनका विघटन कर देते हैं।
इस विघटन से चट्टानों के रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सिर्फ चट्टान अपने ही स्थान पर टूट जाती है। फ्रॉस्ट वेजिंग, जिसे हिंदी में हिमफनी या तुषार क्रिया, एक्सफोलिएशन, जिसे हिंदी में अपपत्रण, थर्मल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसे तापीय विस्तार और संकुचन कहते हैं हिंदी में, क्रिस्टल ग्रोथ, क्रिस्टल वृद्धि, ट्री रूट ग्रोथ, वृक्षों की जड़ों की वृद्धि, और एब्रेजन यानी अपघर्षण सबसे महत्वपूर्ण यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रियाएं हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि जलवायु यानी क्लाइमेट किसी दिए गए क्षेत्र में यांत्रिक अपक्षय की इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले जो रीजन्स हैं, उनमें फ्रॉस्ट वेजिंग यानी हिमफनी यांत्रिक अपक्षय की सक्रिय और महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ध्यान रहे कि एक ही समय में कई अलग अलग अपक्षय प्रक्रियाएं एक साथ सक्रिय हो सकती है। वास्तव में यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं जो चट्टानों को तोड़ती है, वास्तव में विभिन्न रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं के साथ चट्टानों के विघटन में या उनकी तोड़फोड़ में मदद करती है। यांत्रिक अपक्षय से जब चट्टानें टूटती है तो उनका क्षेत्र विस्तारित हो जाता है और यह बढ़ा हुआ क्षेत्र अपक्षय की दर में भी वृद्धि कर देता है। डियर लर्नर्स, आप इस चित्र में देखिएगा कि बाईं तरफ जो एक एकाकी शिलाखंड है, उसकी सभी तरफ से जो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई है वो 1 मीटर है और उसका आयतन 1 घन मीटर है और उसका जो सतही क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, वो 6 वर्ग मीटर है। जब यह एकाकी शिलाखंड संधियों के सहारे टूटता है तो अपने ही स्थान पर अपक्षय के कारण, यांत्रिक अपक्षय के कारण यह 8 टुकड़ों में विभाजित हो गया है। अब इन 8 टुकड़ों की अगर आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखें तो वो लगभग 0.5 मीटर है। अब इन 8 ही टुकड़ों का जो आयतन है वो तो 1 घन मीटर है, लेकिन इनका सतही क्षेत्रफल जो है वो 12 वर्ग मीटर हो गया है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई एकाकी शिलाखंड भौतिक अपक्षय के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और जब उनका सतही क्षेत्रफल बढ़ता जाता है तो यह बढ़ा हुआ सतही क्षेत्र अपक्षयन यानी वेदरिंग की दर को, स्पीड को भी बढ़ा देता है। तुषार भंजन, फ्रॉस्ट वेजिंग, जिसे हम तुषार क्रिया अथवा हिमफनी भी कहते हैं, यह यांत्रिक अपक्षय के सबसे प्रभावी प्रकारों में से एक है। शेल के भीतर जल आवर्ती रूप से रात में जमता है और दिन में पिघलता है। संधियों से प्रवेश करने वाला जल हिमीकृत होकर हिम बनाता है, जिससे संधियां गहरी और चौड़ी हो जाती है। जब हिम पिघलता है तो जल शेल में अधिक गहराई तक बहता है। सामान्यतः जब जल हिमीभूत होता है या बर्फ के रूप में जम जाता है तो इसका आयतन लगभग 9 गुना 9 टाइम्स बढ़ जाता है। जल की यह पुनरावर्ती विस्तार की क्रिया शेल रंध्रों, दरारों और हिम विदरों आदि पर दबाव डालती रहती है, जिससे मूल दरार चौड़ी होती जाती है। जैसे जैसे दरार चौड़ी होती जाती है उसमें पानी की अधिक मात्रा प्रवेश करने लगती है, जिससे बर्फ की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अंततः दरार इतनी बड़ी हो जाती है कि चट्टानें या उनके हिस्से टूटकर अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया सुसंस्तरित अथवा संधित शैलों में सबसे प्रभावी पाई जाती है और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे सामान्य प्रक्रिया होती है, विशेषकर जहां तापमान हिमांक से नीचे यानी -5 डिग्री से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं और वायुमंडल में आर्द्रता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। अपक्षय का यह प्रकार पुरा हिमानी यानी पैलियो ग्लेशियल जो रीजन्स हैं और अल्पाइन क्षेत्रों में सबसे प्रभावी होता है। तुषार क्रिया शेल मलबों के संचयन के लिए भी उत्तरदायी होती है, जो पर्वत की ढाल के नीचे आधार पर यानी बेस पर संचयित या एकत्रित हो जाती है, जिसे टेलस ढाल यानी टेलस स्लोप कहते हैं। ये टेलस ढाल सामान्य रूप से ध्रुवीय
और उच्च पर्वतीय दृश्य भूमियों पर देखने को मिलते हैं। अपपतरण, एक्सफोलिएशन। डियर लर्नर्स, गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में शेल की बाहरी परतें दिन में तापमान से विस्तारित हो जाती है और रात में त्वरित यानी शीघ्रता से शीतलन के कारण संकुचित हो जाती है। दैनिक तापमान में अंतर के कारण विभेदी विस्तारण और संकुचन से तनाव और प्रतिबलों की उत्पत्ति होती है, जिससे शेलों में समांतर संधियों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया अपपतरण, एक्सफोलिएशन कहलाती है। भौतिक अपक्षय के साथ ही रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं संधियों को और अधिक कमजोर कर देती है, जिससे परतें कणों के रूप में अपर्दित होने की अपेक्षा परतों या पट्टों के रूप में उतरने लगती है। अपपतरण अपक्षय के लिए नमी या आर्द्रता का होना आवश्यक है। तापीय प्रतिबल अपक्षय। यह अपक्षय शेल संस्तर के विस्तार और संकुचन के द्वारा होता है, जो तापमान में त्वरित परिवर्तनों के द्वारा होता है। इस प्रकार का अपक्षयण अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में सर्दी होती है। कुछ चट्टानें या कुछ शेल जैसे स्लेटी पत्थर और बालू पत्थर तापमान में परिवर्तनों द्वारा कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि शेल परतों के बीच के कण सिलिका द्वारा पृथक्कृत रहते हैं, जबकि क्रिस्टलीय शेलें जैसे ग्रेनाइट, जिसमें कि क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अब्रक खनिज होते हैं और इसमें कण एक दूसरे से निकट रूप से संबद्ध रहते हैं, परिणाम स्वरूप तापमान में परिवर्तनों के कारण विस्तार और संकुचन द्वारा यह अधिक प्रभावित होती है। ग्रेनाइट चट्टानों में ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन अधिक होता है। तापीय विस्तार और संकुचन के द्वारा होने वाले अपक्षय को सूर्यातप अपक्षय, इंसोलेशन वेदरिंग भी कहते हैं। गहरे रंग की चट्टानों का सतही तापमान रात और दिन की अवधि में 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य विचलन करता है। क्योंकि जिन चट्टानों में संधियाँ अधिक होती है, उनकी ताप संचालकता कम होती है। इस कारण से विस्तार और संकुचन के विभेदी विस्तारण से चट्टानों की बाहरी 1 से 5 सेंटीमीटर तक की परत सकेंद्रित परतों के रूप में अलग हो जाती है। यद्यपि यह अपपतरण का ही एक प्रकार है, जिसे गोलीय स्फेरिकल अपक्षय कहते हैं। क्रिस्टल वृद्धि, क्रिस्टल ग्रोथ। लवण क्रिस्टल वृद्धि वाष्पशील जल से लवणों के क्रिस्टलीकरण द्वारा होती है। शुष्क क्षेत्रों में शुष्क मौसम जल की केशिका क्रिया के द्वारा शेल रंध्रों से सतह पर आर्द्रता को खींचता है, जिसमें लवण होते हैं। जब जल वाष्पित होता है तो लवण सूक्ष्म क्रिस्टलों के रूप में बचे रह जाते हैं। ये क्रिस्टल गर्म होने अथवा सूख जाने पर विस्तारित होते हैं और शेलों को तोड़ने के लिए पर्याप्त बल अथवा दाब डालते हैं। सोडियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट सूखने पर 300% तक विस्तारित हो सकते हैं। हेलोक्लास्टी वेदरिंग। हेलोक्लास्टी एक प्रकार का भौतिक अपक्षय है जो नमक के क्रिस्टल की वृद्धि के कारण होता है। यह प्रक्रिया पहली बार तब शुरू होती है जब खारा या लवणीय पानी दरारों में रिसता है और नमक के क्रिस्टल जमा करके वाष्पित हो जाता है। जब चट्टानें तापमान पाकर गर्म हो जाती है तो क्रिस्टल आसपास के चट्टान पर दबाव डालते हुए फैलते हैं। लंबे समय तक चलने वाली इस प्रक्रिया से चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है और यह अपक्षय समुद्र तटीय भागों में अधिक प्रभावी होता है। पेड़ पौधे और जंतु भी यांत्रिक अपक्षय में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं। वृक्षों की जड़ों के दरारों में वेधन या घुसने से उत्पन्न विस्तारणी बल संधियों और विभंगों को चौड़ा कर देता है। अपघर्षण। अपघर्षण अन्य चट्टानों की सीधी क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने या फूटने की क्रिया है।
एनिमेशन में आप बाईं तरफ देख सकते हैं कि भृगु या कगार से नीचे गिरने वाली चट्टान में घर्षण हो रहा है, क्योंकि यह नीचे गिरती है और टुकड़ों में टूट जाती है। लगभग सभी प्रकार के अवसाद या तलछट परिवहन अपघर्षण के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। धीरे धीरे बड़े चट्टानी खंड गोल और छोटे होते जाते हैं और इस प्रक्रिया में रेत और गाद बनती जाती है। अपघर्षण आमतौर पर शीत और आर्द्र यानी हिमानी क्षेत्र, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां तीव्र ढाल होता है, और शुष्क क्षेत्र आदि में अधिक प्रभावी होता है। हिमनद बर्फ की नदियों की तरह होते हैं जो धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे और जमे हुए महाद्वीपों में आगे बढ़ते हैं, और वे अपनी निचली बर्फीली सतह के साथ कई चट्टानों को ले जाते हैं। इनमें से प्रत्येक चट्टान एक खुरचनी की तरह हो जाती है, क्योंकि यह अन्य चट्टानों से घर्षण करती हुई आगे बढ़ती है। गतिशील ऊपरी ग्लेशियर का भार नीचे की चट्टान की सतह पर पड़ने से अपघर्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। हिमाच्छादित क्षेत्र वहाँ होने वाले अपघर्षण से अपक्षय के साक्ष्य के लिए जाने जाते हैं। रेतीले रेगिस्तानी इलाकों में तेज हवाएं चट्टानों और चट्टानों के पास उड़ती रेत के कणों को अपघर्षण के लिए औजार के रूप में काम में लेती है। इस प्रक्रिया से और अधिक मात्रा में रेतीले अवसादों की उत्पत्ति होती जाती है।